हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो इसमें हम देख रहे थे झारखंड पीजीटी के पीवाईक्यू, जो कि हमारा पेपर हुआ था 2017 में। उसको हम देख रहे थे। इसके हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 2 में हमने 25-25 क्वेश्चन किए थे, जिसके कि हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में अब हम शुरू करेंगे। इसे शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जीएस वाई दिवाकर सर्च नाम से सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। वहाँ से आपको सभी बैच एंड कोर्सेज मिल जाएंगे। डाउनलोड करेंगे तो आप इसको, एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको वीडियो लेक्चर्स लिंक्स एंड यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में हम देखेंगे, क्योंकि झारखंड जो पीजीटी है 18 अगस्त से प्रस्तावित है होने वाला है, तो इसके लिए बेस के आधार पर हम पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर ले जिससे आपको आसानी से दिख सके। कंपाउंड पिरामिड का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आपका आयु एंड लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड पिरामिड बनाया हमने, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या लिखी। एक तरफ आपकी महिला हो गई, एक तरफ आपके पुरुष हो गए। आगे जाके यूथ की जो एज लिखेंगे हम, यूथ वाली युवा हो गई। उसके बाद में हम बुजुर्ग पर पहुँचेंगे, तो ये हो जाता है हमारा पिरामिड बनता है। आयु एवं लिंग संरचना पिरामिड बनता है किसमें? कंपाउंड पिरामिड में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप लोग बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन कराएं, तो वो भी करा देते हैं। कंपाउंड पिरामिड का उपयोग आयु एवं लिंग संरचना दर्शाने के लिए किया जाता है। यह सर्वाधिक कैसी है? प्रचलित विधि है, काफ़ी ये मान्य विधि है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इसकी रचना में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आयु वर्गों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वही ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे जैसे कि हमने बच्चे लिए, इसके बाद में एज रखी है हमने 0 से 5, उसके बाद में 5 से 10, 10 से 20 एज रखी हमने। एक साइड में परसेंटेज रखेंगे, उसी हिसाब से करते जाएंगे। एक साइड में स्त्री एंड पुरुष रखेंगे, इधर पुरुष रख लिए हमने, इधर स्त्रियां रख ली, उनका परसेंटेज देखेंगे। क्षैतिज अक्ष पर पुरुष एवं स्त्रियों की कुल संख्या अनुपात जनसंख्या प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जब हम पुरुष एवं स्त्रियों का प्रदर्शन भिन्न भिन्न करते हैं तो पिरामिड को लंबवत 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, पुरुष को बाईं ओर तथा स्त्रियों को दाईं ओर मध्य में आयु समूह का व्यक्त किया जाता है, यही इसमें बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो आपका हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट, ये आपका छोटा नागपुर में स्थित नहीं है। बाकी के द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपका छोटा नागपुर में ही है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपका छोटा नागपुर में है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये भी आपका कहाँ पे? छोटा नागपुर में ही है। चलिए देख लेते हैं। द हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का स्थित नहीं है, जबकि जो द टाटा आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे? ये छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर के पास में कहाँ पे? स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर है, ये ध्यान रखिएगा। जमशेदपुर के पास में है, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के बीच के संगम पर। झारखंड के किस जिले में है? सिंहभूम जिले में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको ये कहाँ पे? कारखाने कुल्टी हीरापुर बर्नपुर के आसनसोल में स्थित है। कहाँ पे? ये आसनसोल में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एसएसएल, ये कहाँ पे है? ये आपका है राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में है। भिलाई आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ये आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि राउरकेला कहाँ पे है, भिलाई कहाँ पे, या फिर दुर्गापुर कहाँ पे। एक तरफ दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लिख के दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ उनके राज्य लिख के दे दिए जाएंगे, तो उनके आप राज्य ध्यान रखेंगे। भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में हो गया। ठीक है, नोट्स बनाते जाएं साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा टाइम है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह में मसालों में चाय, कॉफ़ी, नारियल तेल का निर्यात किया जाता है? तो वो आपका कोच्चि बंदरगाह है। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, नारियल तेल का निर्यात किया जाता है। ये एक कैसा बंदरगाह है? ये कोच्चि बंदरगाह केरल के लेगून बंदरगाह है, ये आपका
ये भी पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह आपका लैगून से निर्मित है या फिर लैगून बंदरगाह है, तो वो आपका हो गया कोच्चि बंदरगाह लैगून निर्मित है। यहाँ से खनिज तेल, धातु के सामान, रसायन उर्वरक, खाद्य तेल, कोयला आदि सब निर्यात होता है। जो कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है ना, वो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। याद रखिएगा, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड सब भारत का सबसे बड़ा है। चलिए और देखते हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये भी याद रखिएगा, विशाखापत्तनम कैसा है, सबसे गहरा है। चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। जो चेन्नई है वो कैसा है, पूर्वी तट पर स्थित है ये। और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है आपका, वो हो गया चेन्नई। ठीक है। कांडला जो दीनदयाल गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला कैसा है आपका, ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे कैसा है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन से बंदरगाह को किया गया है ये आपका कांडला, जो दीनदयाल गुजरात में है, उसको किया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ये याद रखेंगे आप। चलिए और देखते हैं। जैवमंडल बायोस्फीयर जो शब्द है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो वो किया था आपका एडवर्ड सुएस ने किया था। जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले उपयोग एडवर्ड सुएस महोदय ने किया था। जो जैवमंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का एक भाग है। क्या है ये, पृथ्वी का एक भाग है जहाँ पर क्या होता है, जीवन का अस्तित्व होता है, यानी कि जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसमें जो क्षोभ मंडल आता है, वायुमंडल का भाग है क्षोभ मंडल। जल मंडल आता है जिसमें सतही जल आ जाता है और भूमिगत जल दोनों आ जाते हैं। स्थल मंडल में मृदा, चट्टान, अवसाद इत्यादि सभी जिन पर जीवन पाया जाता है वो इसमें शामिल होता है। ये किस में शामिल हो जाता है, हमारा जैव मंडल में। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। जैव मंडल एक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि मौलिक रूप से 3 संघटकों का निर्मित है। 3 संघटक इसके कौन कौन से हैं, वो हो गए आपके जैविक संघटक, अजैविक संघटक तथा ऊर्जा के संघटक। ये 3 संघटक से निर्मित है जैव मंडल, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक है। चलिए और देखते हैं। भारत में कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आपकी बेंगलुरु को बोली जाती है। भारत की जो बेंगलुरु शहर की भारत की राजधानी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। जबकि जो लखनऊ है ना, लखनऊ उनको नवाबों का शहर बोला जाता है। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, सिटी ऑफ पैलेस व पेरिस ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है। भारतीय फिल्म संग्रहालय, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ये कहाँ पर स्थित हैं आपके, नई दिल्ली में। एक बार और देख लीजिए। भारतीय फिल्म संग्रहालय, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ये कहाँ पे आपके, नई दिल्ली में है। पेरिस ऑफ इंडिया या फिर सिटी ऑफ पैलेस या पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। पिंक सिटी सबको याद रहता है क्योंकि काफ़ी फेमस है इसलिए, लेकिन सिटी ऑफ पैलेस और पेरिस ऑफ इंडिया ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा भी जा सकता है ये। ठीक है। चलिए और देखते हैं। किसी मानचित्र में 100% जो वृद्धि के मामले में नक्शे का क्षेत्र कितना बड़ा हो जाएगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। हजारीबाग पठार किस प्रकार के पठार का एक उदाहरण है, तो वो है आपका संप्राय पठार या फिर पेनीप्लेन का उदाहरण है। आपका जो हजारीबाग पठार, संप्राय पठार, पेनीप्लेन का एक उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को जो ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। इसमें क्या है, जो दामोदर नदी है, यहाँ पे दामोदर नदी है, फिर छोटा नागपुर का पठार है, 2 भागों में ये बांटती है। इसका जो उत्तरी भाग है ना, इसको बोला जाता है हजारीबाग प्लेट्यू या फिर हजारीबाग का पठार कहा जाता है इसको, जिसमें क्या आ जाता है, कोडरमा और गिरिडीह के पठार शामिल हैं। किस में शामिल है, ये आपके हजारीबाग में है। पूछा जा सकता है कि हजारीबाग के कौन से पार्ट हैं, तो ये हो गए आपके कोडरमा और गिरिडीह, ये शामिल हैं किसमें, हजारीबाग में। तथा दक्षिण का भाग इसमें रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। जो दामोदर का छोटा नागपुर पठार है, वो जो दक्षिण वाला भाग है उसको नाम जाना जाता है रांची के पठार के नाम से। छोटा नागपुर पठार में कई बार पुनरुत्थान हुआ है, यानी कि कई बार इनमें पुनरुत्थान होता रहता है। पाट क्षेत्र संप्रदाय मैदान का क्षेत्र है। कैसा है ये, पाट क्षेत्र है, एक प्लेटू टाइप में है, जिस पर छोटे छोटे क्या मोनाड नोक पाए जाते हैं। छोटे छोटे मोनाड नोक, जैसे कि ये इस तरह की
नुकीले टाइप में, ये पर्वत टाइप में छोटे छोटे से बन जाते हैं, इनको बोला जाता है मोनाडनॉक। ये यहाँ पे पाए जाते हैं। नेतरहाट एक जगह है, इसी मोनाडनॉक पर बसा एक शहर है। नेतरहाट नाम है जो मोनाडनॉक पर ही बसा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करते रहें। ठीक है, आपको और भी अच्छे से तैयारियां कराई जाएंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो नहीं जाता है। 2014 से 15 में भारत का कुल आयात मुख्य रूप से किस देश से था? तो 2014 से 15 में जो भारत का आयात था वो पहले था संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन अब जो डेटा आया है 2022 का, उसमें आयात किससे ज़्यादा है? वो है आपका चीन से। चलिए देख लेते हैं। 2014 से 15 में भारत का कुल आयात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से था, जबकि जो वर्तमान समय है 2022 में भारत का कुल आयात मुख्य रूप से कहाँ से है? चीन से है। कितने परसेंट होता है? 13.8% इतना होता है चीन से। जो सर्वाधिक जो 3 शीर्ष राज्य देश हैं उनको देख लेते हैं। चीन से होता है हमारा कितना? 13.8%। संयुक्त अरब अमीरात से होता है 7.5%। और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है 6.9%। ये अब कौन से पहुंच गया? 3rd नंबर पे पहुंच गया है। चलिए और देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई कितने से कितने किलोमीटर तक होती है? तो वो होती है आपकी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन समताप मंडल के 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में O3 ओजोन गैस का संकेंद्रण पाया जाता है, या फिर सर्वाधिक सांद्रण होता है। यद्यपि ओजोन का सर्वाधिक घनत्व तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो कहाँ होता है? 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर होता है ये। परंतु इसकी ऊपरी सीमा कितने 80 किलोमीटर तक बताई जाती है, जहाँ तक कि समताप मंडल पहुँचता है। उससे भी आगे ओजोन की सीमा बताई जाती है। यह गैस सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, जो सूरज से हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, उन्हें आने से रोकती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए ओजोन को पृथ्वी की कैसी जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है, या फिर जीवन रक्षक परत कहा जाता है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे स्किन डिसीज के लिए, इससे स्किन डिसीज होती हैं, काफ़ी हानिकारक होती है हमारे लिए, जिनको ओजोन है वो रोकती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। टिस्को को निम्नलिखित में से किस खान के मुख्य रूप से लो एस की आपूर्ति होती है? कौन सी खान से टिस्को को लो एस प्राप्त होता है? वो होता है आपका नोआ मंडी से। वो देखते हैं। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है को नोआ मंडी खान से मुख्य रूप से लो एस की आपूर्ति होती है। लो एस कहाँ से मिलता है? इसको नोआ मंडी से। इसके अतिरिक्त इस कंपनी को गुरमहसानी, बादाम पहाड़ी जो मयूरभंज में है, उनकी खदानों से क्या मिलता है? लो एस मिलता है। झरिया, सिज्जिया, जमदोसा, बोकारो की खानों से इनको क्या मिलता है? कोयले की आपूर्ति होती है। कौन कौन सी खानें हैं? झरिया हो गई, सिज्जिया हो गई, जमदोसा हो गई, बोकारो हो गई। इनकी खानों से इन्हें मिलता है कोयला। यह कंपनी कहाँ पे? जमशेदपुर के पास में स्थित है। कहाँ पे? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। किसके पर है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर झारखंड के श्यामभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे? श्यामभूम जिले में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किसने की थी? जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं JN टाटा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सोमोरोरी जो देश के हिमाच्छादित यानी ग्लेशिएटेड, जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, आर्द्र भूभागों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। सोमोरोरी जो देश के हिमाच्छादित यानी ग्लेशिएटेड आर्द्र भूभागों में से एक है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो अन्य हिमनदें या ग्लेशियर हैं उनके नाम हो गए आपके रिमो, पुनमह, रूपल, दियामिर, सोनापानी। ये आपके कहाँ के हो गए? जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर हो गए। तो इन्हें भी आप एक नोट्स में लिख लें, क्योंकि ग्लेशियर पूछे जाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? सर्वाधिक अभी इस टाइम पे जो हिमालय के हिमनद हैं वो काफ़ी मात्रा में पिघल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में लोक संस्कृति के गानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वहाँ पर क्या होता है? नृत्य एवं गान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से नृत्य हैं और कौन कौन से वहाँ पे गान होते हैं। संगीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें है? संगीत और लोक नृत्य में। यहाँ पाइका, ये आपके किसके नृत्य हैं? नृत्य को देख लेते हैं। पाइका, फगुआ, डमकच, लजरी,
मर्दानी झूमर, घोड़ा नाच, मुंडारी नृत्य, संथाल नृत्य, हो नृत्य, खड़िया नृत्य, यहाँ पे ये वाले नृत्य किए जाते हैं। तथा जो लोकगीत हैं वो किस प्रकार हैं, वो भिनसरिया, डोड, असदी, झुमती, धुरिया यहाँ के लोकगीत हैं। इन्हें आप एक नोट्स बना लें, छोटा सा पॉइंट लिख के इन्हें देख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ ही गई, इम्पोर्टेंट है ये आपका। लोक गीत और इनके नृत्य दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। मूंगे के विकास के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है, तो वो होता है आपका 20 डिग्री से अधिक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इनको तापमान चाहिए, 20 से 22 के बीच में इनको चाहिए होता है, ठीक है। मूंगे के विकास के लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। प्रवाल मुख्य रूप से कैसे उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कैसे उष्णकटिबंधीय, ये न तो उष्ण अति उष्ण होते हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं, ना ही अति ये ठंडे होते हैं। जो प्रवाल होते हैं ना तो ज़्यादा गर्म में जी पाएंगे, ना ही वो ज़्यादा ठंडे में जी पाएंगे, वो मर जाएंगे। प्रवाल सामान्यतः कम गहराई पर पाए जाते हैं, वो कहाँ से 200 से 300 मीटर की जो फीट की गहराई है वहाँ तक की मिलेंगे। इससे आगे अगर जाएंगे तो वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं मिलता है। सूरज की जो एनर्जी होती है वो 200 तक जा पाती है। फोटिक जोन, अफोटिक जोन सुना होगा आपने, तो उसमें जो फोटिक जोन होता है वहाँ तक इनकी प्रवाल की अच्छी खासी जनसंख्या हो जाती है। लेकिन अगर उससे नीचे जाते हैं जहाँ पर उनको प्रकाश नहीं मिलता है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, तो इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। 200 से 250 फीट जो नहीं 60 से 70 मीटर की अधिक गहराई पर ये प्रवाल मर जाते हैं। जो एस लैंड थे या फिर जेई होमिस्टर थे, इनके अनुसार जो प्रवाल हैं 200 से 300 फीट यानी कि 60 से 91 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। ये किसने बोला था, एस लैंड ने तथा जेई हॉफमिस्टर ने, ठीक है। चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख का उदाहरण है। तो एक आयामी आरेख आपका लाइन ग्राफ हो जाएगा, जिसमें एक ही आयाम चाहिए होता है। आंकड़े मापने के लिए योग्य विशेषताओं जैसे लंबाई, चौड़ाई, मात्रा से युक्त होते हैं। आरेख और मानचित्र जो कि इन विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे जाते हैं। जो निम्नलिखित तरीकों में वर्गीकृत किया गया है, देख लेते हैं कौन कौन से। एक आयामी में कौन कौन से आपके आते हैं। एक आयामी में आ गया आपका रेखा ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ आ जाएगा, बहुरेखा चित्र आ जाएगा, दंडारेखा आ जाएगा, आयत चित्र आ जाएगा और एवं आयुलिंग पिरामिड आ जाएगा। ये किस में आएगा आपका, एक आयामी में। द्विआयामी में आएगा आपका वृत्तारेख आ जाएगा, आयताकार आरेख आ जाएगा, और त्रिआयामी में आ जाएगा आपका 3 डायमेंशन में घन आ जाएगा, गोलाकार आ जाएगा, एवं आरेख गोलाकार जो आरेख आता है किस में आ जाएगा आपका, त्रिआयामी में, ठीक है। चलिए और देखते हैं, काउंटर शहरीकरण का अर्थ क्या है। ये इसका अर्थ होता है जनसंख्या का शहरों से ग्रामीणों की क्षेत्र जाना। यानी कि ऐसा होता है एक समय जब पहले तो अपन लोग गांव से शहर भागते हैं, शहर में जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगती है, पोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है, या फिर वहाँ पे हमें रोज़गार नहीं मिलता है, परिवहन की इतनी मारामारी होने लगती है कि हमें वहाँ पे दम घुटने लगता है, या फिर हम उस सुविधा को नहीं सहन कर पाते हैं, तो वहाँ से हम गाँव की ओर वापस चल देते हैं। जो शहर के पास में छोटे छोटे गांव बसे होते हैं उनकी ओर हम प्रस्थान कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है काउंटर शहरीकरण। ये देखिए आपका काउंटर शहरीकरण का जो अर्थ है जनसंख्या का शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना होता है। जब शहरी क्षेत्रों में यातायात, भीड़ भाड़, अपराध, प्रदूषण, अन्य जो शहरी समस्याओं का तेजी से दबाव बढ़ रहा होता है, तो शहरी आबादी का उपनगरों यानी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास होने लगता है। काउंटर शहरीकरण के कुछ जो महत्वपूर्ण कारण है, क्या है, किस कारण से जो काउंटर शहरीकरण होता है उनको देख लेते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले श्रम की उपलब्धता, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत की श्रम मिल जाते हैं। नए उद्योगों के लिए भूमि की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर कोई नए उद्योग खोलना चाहे तो वहाँ पे भूमि कम दामों में मिल जाएगी आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और संचार मिल जाएगा। शहरी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उपनगरीय जो गाँव होते हैं उनमें वहाँ पर रहने का बसा मिल जाएगा, यानी कि जो शहर से सटे हुए गांव हैं वहाँ पे वो उपनगरी गांव हो गए, तो ये उनको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। मर्केटर प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका मर्केटर में किया जाता है आपका पथ प्रदर्शन का, ठीक है। चलिए देखते हैं, मर्केटर प्रक्षेपण में प्रयोग पथ प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इस प्रक्षेप की रचना 1569 में डच मानचित्रकार थे जेरार्डस मर्केटर, इन्हीं के नाम पर इसको मर्केटर प्रक्षेपण कहा जाता है। यह एक काफ़ी शुद्ध माना जाता है। यह प्रक्षेपण एक गणितीय सूत्र पर आधारित होता है, इसलिए यह एक कैसा यथाकृतिक प्रक्षेप है।
जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। कैसा रखा है? सही बनाए रखा जाता है। यह प्रक्षेप विश्व के मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी है। इससे क्या है, एटलस मानचित्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एटलस किस मानचित्र बनाई जाती है, तो उसमें किस प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मर्केटर का। यह समुद्र एवं वायु मार्गों पर नौ संचालन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह अफवाह प्रतिरूप समुद्री धाराओं तथा तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि के लिए कैसा है, काफ़ी उपयुक्त है मर्केटर प्रक्षेपण। ठीक, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉलीकॉनिक मानचित्र का प्रक्षेपण का विकास किया गया था, तो वो किया गया था आपका फर्डिनेंड आर हसलर ने। पॉलीकॉनिक मानचित्र प्रक्षेपण की उत्पत्ति कैसी, थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन जो अधिकांश शोधकर्ता हैं वो मानते हैं कि फर्डिनेंड रुडोल्फ हसलर ने, जो स्विस के वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, स्विस के थे, स्विट्जरलैंड के, इस प्रक्षेपण का इन्होंने विकास किया था। पॉलीकॉनिक प्रक्षेपण में अमेरिकन प्रक्षेपण तथा साधारण पॉलीकॉनिक प्रक्षेपण भी कहा जाता है। क्योंकि अमेरिकन प्रक्षेपण इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो अपने नक्शे बनाने के लिए इसी पॉलीकॉनिक मानचित्र का उपयोग करता है। इसे मध्य मध्याह्न के साथ अनंत संख्या में शंकुओं को जोड़कर बनाया जाता है। जो शंकु होते हैं उनको जोड़ के बनाया जाता है तथा यह भूमध्य रेखा को प्रभावित करता है। किसको करता है? भूमध्य रेखा को यह प्रभावित करता है। इस प्रक्षेपण का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे के लिए किया जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इसका उपयोग करता है अपना नक्शा बनवाने के लिए। चलिए और देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य में कितना है, 4,02,996 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेंगे। इस उद्यान को 1974 में, कितने में, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा वर्ष 2004 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2007 में इसको क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। असम राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से हैं असम के, वो हो गए आपके डिब्रू सिंखोबा हो गए या फिर सखोबा, राजीव गांधी ओरंग, नामेरी दिहिंग पटकाई, रायमोना एवं मानस, ये आपके असम के हैं राष्ट्रीय उद्यान। इनको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्तरीय अजोनल मिट्टी का दर्शाता है, तो अजोनल मिट्टी को दर्शाता है आपका नदी से उत्पन्न जो सामग्री होती है वो अजोनल मिट्टी को दर्शाती है। नदी से उत्पन्न सामग्री जलोढ़ या कांप मिट्टी अस्तरीय या फिर अजोनल मृदा को दर्शाता है। ये इस श्रेणी की मृदा में मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जो मृदा संस्तर हैं उसमें अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। वास्तव में मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में समानता होती है। जो ऊपरी संरचना है मृदा की तथा निचली संरचनाएं, इन दोनों में समानता देखने को मिलती है। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 बृहद मृदा समूह आते हैं। 3 कौन कौन से समूह हैं जो इसमें आते हैं, वो हो गए आपके लिथोसोल, जलोढ़ या फिर कांप मिट्टियाँ, रेतीली मिट्टियाँ, ये आपकी इस श्रेणी में आ जाती हैं। 3 बृहद मृदा समूह आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र या फिर मेंटल मैप की अवधारणा दी थी, तो वो दी थी आपकी गोल्डेबम वाइट ने मेंटल मैप दिया था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की अवधारणा गोल्डेबम वाइट ने विकसित किया था। उन्होंने मानसिक मानचित्र के अंतर्गत बताया कि मानव की जो स्थानिक निर्णय उसके पर्यावरण की गुणवत्ता के विचार पर आधारित होती है। यानी कि इन्होंने बोला था कि मानव जहाँ पे स्थान मतलब रहना चाहता है वो किसके आधार पर रहना चाहता है, जो पर्यावरण की गुणवत्ता है, वहाँ पे कैसा पानी है, कैसी हवा है, उसके आधार पर वो रहना चाहता है। इसलिए भूगोलवेत्ता के लिए ये अनिवार्य है कि वो पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाए। यानी कि जो भूगोलवेत्ता है उसकी सबसे पहले ये अनिवार्यता है कि वो उस जगह का पर्यावरण देखे, यहाँ पे किस प्रकार से बन सकता है, वास हो सकता है, इस प्रकार की वो इमेज अपने माइंड में बनाए। इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। ये इसने बताया किन के लिए, भूगोलवेत्ताओं के लिए। इस अवधारणा के अंतर्गत डाउन, स्टीवम, सार्निन ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। निम्नलिखित में से किसने रिमलैंड थ्योरी दी थी, तो रिमलैंड थ्योरी दी थी आपकी स्पाइकमैन ने, निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने। इन्होंने कब दी थी ये, मैकिंडर की थ्योरी आई थी हार्टलैंड, इसके बाद में इन्होंने दी थी स्पाइकमैन ने।
इसमें बोला था रिमलैंड थ्योरी निकोलस जॉन स्पाइकमैन द्वारा दी गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में नीदरलैंड में हुआ था, एम्स्टर्डम नगर में हुआ था। स्पाइकमैन ने जो मैकिंडर के मूलभूत भौगोलिक तथा ऐतिहासिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित सामरिक परिदृष्टि के निष्कर्षों पर कड़ी आपत्ति उठाई थी। जो मैकिंडर ने दिया था उसके इन्होंने अपोजिट में दिया था थोड़ा सा। जो मैकिंडर के हार्टलैंड थे ना, उसके बाहर का जो क्षेत्र बताया था इन्होंने, वो रिमलैंड बताया था। स्पाइकमैन के रिमलैंड के अंतर्गत क्या आया था? बाल्टिक एवं काला सागर जल स्थल संधि को, पश्चिम में स्थित लगभग संपूर्ण महाद्वीप जो यूरोप थे, एशिया के पर्वतीय क्षेत्र थे, दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और चीन को भी इन्होंने शामिल किया था। किसने किया था? ये स्पाइकमैन ने किया था। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके ऑस्ट्रेलियाई तट के निकट में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया तट के निकट पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, कौन से तट के सहारे है? ये आपके पूर्वी तट के सहारे है, जो कि 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील यानी कि 920 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। काफ़ी लंबी है ये। इसका उत्तरी सिरा कितना है? 80 मील है, 128 किलोमीटर, तथा इसका दक्षिणी सिरा 7 मील यानी 11 किलोमीटर दूर है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी कितनी है? 20 से 30 मील यानी कि 32 से 48 किलोमीटर के बीच की ये दूरी पाई जाती है। प्रवाल भित्ति के प्रकार दिए गए हैं इसमें। 3 प्रकार की होती है हमारी: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं एटॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में झारखंड राज्य का देश का कौन सा स्थान रहा है? तो जनसंख्या घनत्व में झारखंड का रहा है 14वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में झारखंड राज्य देश का 14वां स्थान रहा है। झारखंड राज्य में शीर्ष 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इस प्रकार हैं। कौन कौन से जिले हैं जिस शीर्ष हैं जनसंख्या घनत्व में? वो हो गया आपके धनबाद में 1316 जनघनत्व मिलेगा। बोकारो हो गए, बोकारो में 715। रामगढ़ में हो गए 708। सिंहभूम में हो गए, जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ पर 644। और देवघर में हो गए कितने? 602। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? तो वो आपकी होगी कोरबा जनजाति, झारखंड में देखने को मिलती है। कोरबा जनजाति ये कहाँ पे? झारखंड में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, लातेहार जिलों में पाई जाती है। उनकी कुछ जनसंख्या कहाँ पे देखने को मिल जाएगी? आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगी, बिहार में भी, इन राज्यों में देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, तथा बिहार के राज्य में जो रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, इन जिलों में आपको कोरबा जनजाति देखने को मिल जाएगी। कोरबा जनजाति के 4 प्रमुख उप समूह हैं। कौन कौन से समूह हैं वो देख लेते हैं। उनके हो गए अगरिया कोरबा, दम कोरबा, डीह कोरबा, पहाड़ी कोरबा। ये इनके कैसे हैं? 4 उप समूह हैं कोरबा जनजाति के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो वो दर्ज की गई है आपकी लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। भारत में सबसे कम वर्षा, वार्षिक वर्षा जो होती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई थी। भारत में कहीं पर वर्षा अधिक तो कहीं पर कैसा होता है? बहुत कम वर्षा होती है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा मुख्य रूप से कैसा होता है? हिमपात के रूप में होता है, यानी कि जो आइस की जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो होता है हिमपात। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम, ये 2 जगहें मासिनराम फेमस है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1080 सेंटीमीटर से अधिक है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? वो 9 सेंटीमीटर से अधिक है। कितनी कम है? इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। मेघालय की जो गारो पहाड़ी तथा स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी कि जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। ये आपको यहाँ पे विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और जहाँ तक भी हो पाए इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।